दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज बात होगी आदिवासी समाज मीणा की। राजस्थान की जब भी बात होती है तो मीणा जाति का जिक्र जरूर होता है। राजस्थान के इतिहास में मीणा जाति जी की क्या भूमिका रही और जयपुर में इनका शासन भी रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं जवान से अध्यापक बने मोहन मीणा जी। सर आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका में। नमस्कार सर, जय जोहार उलगुलान। मैं मोहन मीना, जयपुर राजस्थान से। पहले मैं सीआरपीएफ में सेवाएं दे चुका, अभी शिक्षक के पद पर अभी कार्यरत हूँ बाड़ा पदमपुरा में। जी। तो सर जी ये जवान से लेकर अध्यापक तक का सफर कैसे तय हुआ? क्योंकि जो लोग एक बार सेना में जाते हैं फिर उनका मूड अलग हो जाता है। फिर मतलब देशभक्ति वाला भाव बिल्कुल बन सर। जाता है। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, एक मैंने छोटी सी प्राथमिक कथा भी लिखी है, द जर्नी फ्रॉम राइफल टू पेन। जी। बंदूक से लेकर कलम तक का सफर, जी। उसमें मेरी सारी दास्तान है। तो सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपन लोग मानसिकता ये रखते हैं कि अपन सेना में रहते हुए देश की सेवा कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है सर। आप अभी जिस पद पे जो कार्य कर रहे हैं, आप अपनी पत्रकारिता में अपना 100% दे रहे हैं, कैसे चीजों को आप परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तन के दौर में जो समाज में व्याप्त गलत चीजें हैं उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक तरह की देश सेवा ही है सर। तो पहली बात तो ये है कि आप सेना में रहते हुए अगर अच्छा करते हो तो बेहतर है, अगर उससे भी बेहतर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप पत्रकारिता में आप बेहतर दे सकते हो, कि यहाँ करके ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो ये भी एक देश सेवा है। जी। सर कहा जाता है आदिवासी समाज भारत का मूल निवासी है और बिल्कुल। सोशल मीडिया में भी इस चीज को लेकर एक लंबी बहस चल रही है। तो आप इसको कैसे देखते बिल्कुल हैं? क्योंकि आप आदिवासी समाज से आते हैं, मीणा जाति जनजाति से आते हैं, तो बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सर, देखिए, आदिवासी समाज है जो मूल निवासी रहा है। अपन इतिहास उठाकर देखते हैं तो इतिहास तो आप अपन जो लिखेंगे वही लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो जितने भी जो जल जंगल जमीन भारत का जो अपन इतिहास पढ़ते हैं तो मूल रूप से यही चीजें आती है। आज तक भी आयुर्वेद की बात करें, पीछे के ग्रंथों की, वेद पुराणों की बात करें, उनके बारे में समझने का प्रयास करें, तो वो उन सब चीजों में यही बात सामने आती है कि जल जंगल और जमीन यही महत्वपूर्ण रहा करता था। अब भौतिक सुविधाओं के चक्कर में मनुष्य यहाँ तक आ गया और इन चीजों को तबाह करता जा रहा है। तो इन चीज के रक्षक शुरू से ही आदिवासी रहे हैं। तो मूल रूप से और यहाँ के निवासी आदिवासी ही हैं। जी जी। तो सर ये मीणा जाति आदिवासी कैसे हो गई? क्योंकि जयपुर में इनका किसी जमाने में शासन था, ऐसा मीणा समाज के लोग ही मानते हैं। और मेरे हाँ कई बिल्कुल। जानने वाले हैं जो मीणा समाज से हैं, तो वो भी बताते हैं कि ये जयपुर में कभी मीणा जाति का शासन हुआ करता था। देखिए सर, एक आदिवासियत और जनजाति की पहचान शासन या पिछड़े इससे कम और उसकी संस्कृति से ज्यादा होती है। ये शब्द और ये चीजें हैं, जनजाति है, ये संस्कृति से ज्यादा जुड़ा होता है। आज भी मीणा समाज है, उसकी रहन सहन, उसका खान पान, उसकी जीवन शैली, उसका पहनावा, आप भी समझते होंगे, आपको पता होगा कि मीणा समाज का पहनावा अलग ही है, जो इस दुनिया की कोई भी जाति नहीं पहनती। और उसके गान है, उसके बोल हैं, उसके गीत हैं, उसकी रहन सहन है, उसकी सभ्यताएं हैं, उसके संस्कार है, यहाँ तक कि उनका गीतों का, उनके विवाह का प्रचलन है, वो दुनिया की और किसी जाति में ही नहीं पाया जाता। तो एक विशेषता जो उस संस्कृति से अलग करती है उसकी, वो है खान पान, रहन सहन, संस्कृति, और वो उसकी विशेषता है। इसी कारण से मीना समाज जनजाति में आता ओके ओके। तो ऐसे तो हर समाज का, हर क्षेत्र का अलग अलग रहन सहन, गाने और संस्कृति है। तो फिर उन लोगों को भी तो आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। है। मान सकता हूँ सर, लेकिन इससे सिर्फ समाज की रहन सहन संस्कृति की बात नहीं है। आप और दूसरा ऐसा समाज मुझे उदाहरण के रूप में बता सकते हो जो कि जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ हो और इन मतलब अपनी समृद्धि के रूप में ना प्रसिद्ध हो करके और इन चीजों के रूप में प्रसिद्ध रहा हो और वो जनजाति में नहीं आता हो? ऐसा कोई समाज का उदाहरण बता सकते हो? ऐसा उदाहरण मैं आपको कहीं बता सकता हूँ। उदाहरण के लिए आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहां पर जितने भी सारे लोग हैं, मैक्सिमम जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो सब जंगलों में और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उनके अलग अलग संस्कृति है। तो ये भारतीय जो केंद्र सरकार है, राजस्थान सरकार, मतलब वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, उसको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो वास्तव में इसके रक्षक है और इसको डिजर्व करते हैं
तो फिर उनको इस संरक्षण में लाने के लिए, उनके बचाव के लिए, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए एक विशेष योगदान देने के लिए उनको शामिल करना चाहिए। जी, राजस्थान के इतिहास में मीणा जाति को आप कैसे देखते हैं? और मीणा जाति का जो आप बता रहे हैं, संस्कृति अलग है, परंपरा अलग है, नाच गाने सब अलग हैं, थोड़ा सा बताइए। अगर कोई गाना आपको आता है तो वो गाना भी जरूर सुनाइए हमें। बिल्कुल सर, देखिए मीणा समाज है जो प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है बहुत पहले से ही। जैसा कि आपने बताया कि प्राचीन काल में जब मुगल आए थे, मुगलों से संघर्ष करते हुए, तो उनके साथ में जो अपने औरंगजेब के जमाने में उनसे युद्ध करने के लिए, मुगलों से युद्ध करने के लिए महाराष्ट्र तक जो मराठा है उनके साथ में युद्ध करने के लिए वहां तक गए थे। आज भी हमारे पूर्वज हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं कई, वो उनको वहां की सरकार जनजाति में शामिल नहीं करती, वो अलग इशू है। लेकिन राजस्थान की सरकार है मीणाओं को जनजाति में शामिल करती है। तो प्राचीन समय से ही जैसे खोगंज है, आमेर है, और यहाँ तक कि महाराणा प्रताप है, उनकी सेना में भी मीणा समाज और भील समाज है, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उसके बाद जैसे जैसे सन्यासी आया, ये जरूर है कि आज जो उत्तरोत्तर जो प्रगति की है बाकी जनजातियों की अपेक्षा मीणा समाज ने काफी प्रगति की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो है ये बदलाव है वो इसी चीज का उदाहरण है कि कुछ लोग देखा देखी में, जैसे पूर्वी राजस्थान है आज भी दक्षिण राजस्थान के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है, और वो ये जो कुछ पहले के लोग थे उनसे जुड़ा होता गया और ये आगे बढ़ते गए। और ये संस्कृति आज भी बचाव है, और संस्कृति में जो गीत गान है, संस्कृति है, वो चालू रखी हुई है। तो एक गीत मुझे याद है आ रहा है, हालांकि मैं सब चीजों से थोड़ा थोड़ा जुड़ा रहता हूँ और मुझे सब समाजों की ही ऐसी शैली याद है। तो एक जैसे प्राचीन समय में कोई नायक दूर जाता रहता है, अपनी नायिका है, और उसको विस्मृत करती है, उसको याद करती है, उसकी स्मृतियों में अपने वक्त अपने शब्द रखती है। तो उसी से संबंधित एक गीत है सर, सुनाऊं जरूर आपको जरूर आज्ञा हो जरूर तो। जरूर जरूर। ल्यारी तो जी गागरो मेला की खैरची, ल्यारी जी गागरो मेला की खैरची, मोटर स्टेशन माळे आगे धरनाट करती, धरनाट करती। सर इसका भावार्थ ये है कि जी जब नायक कमाने के लिए विदेश या दूसरी जगह जाता है, तो नायिका अपनी मम्मी से, अपनी माता जी से कहती है कि उनको विदा करते हुए उनके लिए कुछ ऐसा पैसा या उसका सहयोग के लिए थोड़ा खाना है वो साथ में भेजें, और अब है उनका जाने का वक्त आ गया है। ये सब सिर्फ भाषाओं का ही जो मेलजोल है, भाषाओं की ही चीजें हैं जो बदल करके दूसरे तरीके से शब्दों को पेश करती है। बाकी भावार्थ सबके एक जैसे हैं। आप आज अपन फिल्मी गाने गा रहे हैं, आज अपन इंग्लिश देख रहे हैं, तो उनमें भी वो मनोभाव है, जो नायक नायिकाओं के विचार हैं, भावनाएं हैं, वो एक जैसी है, और उसको व्यक्त करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग था, ये उससे संबंधित था। एक जवान के रूप में और एक शिक्षक के रूप में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? देखिए सर, जवान के रूप में हम एक प्रतिबद्धताओं, एक अनुशासन, उसमें पूरी तरीके से बंधे हुए रहते हैं। वहां आपको एक गाइडलाइन जारी की जाती है, आपके पास अकूत शक्तियां हो, उसके बावजूद भी आप उससे बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते। अपना देश जैसे एक सीमाओं में और एक परिक्षेत्र में बंधा हुआ है, वैसे ही बल, मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था, तो फोर्स में रहते हुए शक्तियां सीमित होती है कि आपको ऊपर के आदेश का, या मैं जो कहूँ उसी आदेश का पालन करना होता है। और ये सही भी है जहां तक, क्योंकि एक बहुत बड़े तंत्र को चलाने के लिए आप निरंकुश नहीं हो सकते। तो वहां है जो हम सीमाओं में रह करके और अपने जो दायरा है उसमें रह करके काम कर सकते थे। जैसे आज है, भारत कितना मतलब कितने दिनों से पाकिस्तान को सहता रहा था, लेकिन जब तक सरकारें जो ऊपरी अधिकारी है वो नहीं चाहे, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। और जब सरकार, प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने सबने चाहा तो पाकिस्तान पे अटैक किया। यही चीजें छोटे स्तर पर भी लागू होती है, बल में भी ऐसा ही है कि आप नक्सलवाद में, मैं छत्तीसगढ़ में उनमें सेवाएं दे करके आया हूँ, तो वहां है जो जो समस्याएं हैं बहुत विकृत है। वहां की हालात बहुत अलग हैं, लेकिन सेना, जवान, वहां की नीतियां उस एक सीमाओं में बंधी हुई है, निरंकुश रह करके काम नहीं कर सकती। और शिक्षक के रूप में अब मैं उन चीजों को यहाँ आकर के अप्लाई कर रहा हूँ, अर्थात एक बच्चों को अनुशासित अनुशासित तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ, अनुशासन के साथ साथ, अब हम है जो पूरे तरीके से स्वतंत्र रह करके उनको जो भी हमारे विचार में जो भी नैतिक रूप से शिक्षाएं हैं, किताबी ज्ञान ही नहीं, हम बल से संबंधित जो भी सीख है उनको देने का प्रयास करते हैं। और मेरा 3-4 साल का, 4-5 साल का कार्यकाल रहा है अभी शिक्षक के रूप में। 2017 से 25 तक का 8 साल हो गए।
तो इस दौर में तीन चार तो ऐसे जवान है जो जवान बन चुके मेरे स्टूडेंट, क्योंकि वो मेरे से प्रेरित होकर के भी वायुसेना में, दो बहन भाई है वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई की इच्छा होती है जब मैं अपनी कहानियां सुनाता हूँ मेरे पीछे की, तो उनमें जज्बा होता है। अब सबकी विचारधाराएं, सबकी सोच, सबका काम करने का तरीका सबका अलग होता है। तो कई सारे विद्यार्थियों का सपना होता है कि मैं सेना में जाकर काम करूँ, तो मैं उनको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। मेरे पास अनुभव है, उनको मैं फौज के, सीआरपीएफ के, जो सेना के जो अनुभव है उनको उनके साथ साझा करता हूँ। तो और मैं एज ए शिक्षक उनको साथ दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारी विषय पढ़ी है अध्ययन के दौरान, उनको उनके साथ में साझा करता हूँ। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है अपने विचारों को अभिव्यक्त करके, और इससे एक के अलावा बहुत सारे लोगों को फायदा मिल पा रहा है सर। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एक और चीज कही जाती है मीणा जाति के बारे में, कहते हैं कि एक है मीणा और एक है मीना, और दोनों में अंतर है। वो कहते हैं कि एक चौकीदार मीणा है और एक जमींदार मीणा है। इसको आप कैसे समझते हैं, थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये जो गलतफहमी है समाज में, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। सर सीधी सी बात, एक ही लाइन में कहूंगा कि ये सिर्फ राजनीतिक प्रपंच है, और सरकारें, ये पार्टियां हैं, एक दूसरे को बरगलाने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है इसमें। कोई कोई फेर ही नहीं है। और ये हर आदमी, सत्ता में बैठा हुआ हर आदमी, हर इंसान, राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं, मुख्यमंत्री से इस बात को सब जानते हैं। ये सिर्फ भाषा का फेर है। जैसे राजस्थान में सर, पानी को अपन हिंदी में उच्चारण में पानी बोलते हैं, लेकिन अगर अपन, मैं आपसे बोलूंगा ना, सर मुझे पानी पिला दो, तो मैं उसको पानी बोलूंगा। न और न का इतना ही अंतर है। वैसे मीना और मीणा का अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं है सर। एक बोली का फर्क है, एक भाषा का फर्क है। हम चार भाई हैं, चार भाइयों में भी किसी के डॉक्यूमेंट्स में मीना लिखा हुआ है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में मीणा लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल कतई फर्क नहीं है कि अलग अलग है दोनों चीजें, ये एक ही है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। आप बता रहे हो कि चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा, हर जाति की दो खेप होती है, और वो काम के आधार पर बटे हुए थे। जो चौकीदार मीणा है, वो पहले शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनमें चौकी का काम किया करते थे। और उनके पास, उनकी सत्ता में, जैसे अभी राजपूतों के पास जो कार्य थे, तो वैसे ही वो सेना के रूप में काम करते थे, उनके चौकियों की पहरेदारी करते थे। वो लोग चौकीदार कहलाए। और जो जमीनें और जंगल, इससे काम से, खेती हर किसान थे वो इससे जुड़े हुए थे, वो जमींदार कहलाए। अब धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे बदलती गई, और आपस में पहले रिश्ते नहीं हुआ करते थे दोनों में, अब आपस में रिश्ते हुआ। अब साझी संस्कृति हो गई है, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नाम रह गया कि चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। अब दोनों साझी संस्कृति, सिर्फ वो मीणा है, ना चौकीदार है ना जमींदार। ओके, पहले आपस में दोनों की शादियां भी नहीं होती थी? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि उनका विचार होता था कि एक वर्ग उसको उच्च मानता था, दूसरा वर्ग उसको उच्च मानता था। एक वैचारिक मतभेद होते हैं ना, जैसे अपन आज शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो गांव में रहने वाले लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं, गांव में रहने वाले लोग उनको अलग नजरिए से देखते हैं कि अपनी विचारधाराएं अपनी नहीं मिला करेगी। तो उनमें ऐसी मानसिकता हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद काफी समय से ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे जो शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे जैसे अब नौकरी से या मुख्यधारा से जुड़ते जा रहे हैं, तो ये विचार अब खत्म सा हो गया लगभग। अभी भी जो पुराने लोग हैं उनके मन में है, बाकी नए जो है इस चीज में बिल्कुल भी नहीं है। अब आपस में शादियां हो रही है। एक एक और चीज है, आदिवासी समाज में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम जैसे आधुनिक समाज वालों को सीखना चाहिए, जो आज के युवाओं को सीखना चाहिए? सर इसमें सबसे पहली बात तो वही है कि अपनी संस्कृति को, अपनी आन बान शान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज अपन देख रहे हैं कि लोग एकाकी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। आज भी आप गांव में, आप जयपुर में कहीं भी जाओगे, आपको मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ सर, कि हमारा जो एक क्षेत्र है, या जो एक समाज का एक जो संगठन है, इस देश दुनिया में, मतलब देश की तो मैं बात ही करूंगा, कम से कम दुनिया की तो नहीं करूंगा, कि इस देश में किसी भी कोने में अगर आप कहीं भी रह रहे हो, तो आपको बिल्कुल निश्चित होकर के जाना है। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है, एक मैसेज छोड़ दो, सोशल मीडिया के माध्यम से वो वायरल हो जाएगा। वहां आपको इतना प्यार और इतना स्नेह मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे। ऐसा ही होता है सर, रेलवे की परीक्षाएं आयोजित होती है, कई सारी ऐसी परीक्षाएं आयोजित होती है, तो अपने क्षेत्र से दूर जाकर जाना पड़ता है विद्यार्थियों को। तो वहाँ कभी कभी समस्याएं होती है कि वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती है रहने के लिए, तो मीणा समाज ये प्रोवाइड करवाता है। और इसका एक बहुत बड़ा लेख है, वो अपने जो इस पे भी आया था, टीवी पे भी इसके बारे में उसमें बताया गया था कि सर जहाँ पे भी रह रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी रह रहा है, कहीं भी नौकरी पैसा कर रहा है, तो उनको रहने के लिए जगह मुहैया करवाता है।
हम ब्लड कैंप का आयोजन करवाते हैं। आज भी हम जो सामाजिक और संगठन के स्तर पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज भी हम उसी शिद्दत से काम करते आ रहे हैं। मानसिक रूप, भले हम विकास विकसित रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, लेकिन मानसिक रूप से और विचारों से वही जुड़े हुए हैं। और एक दूसरे का स्नेह, प्रकृति का साथ, ये सब आज भी है। ये बाकी समाजों को भी सीखना चाहिए। इसके अलावा मीणा समाज की कुछ ऐसी संस्कृति जो अन्य समाजों से अलग हो, उदाहरण के लिए विवाह वाला, और कुछ या जनेऊ संस्कार या कुछ इस टाइप की चीजें हैं जो अन्य समाजों से अलग है। बिल्कुल सर, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि आज भी ऐसे कई समाज है जिनमें अगर मान लो कम उम्र में कोई बालिका या बच्ची है या कोई महिला है, जैसे 18 साल की उम्र में शादी हो गई और वो विधवा हो जाती है, तो बहुत सारे समाज ऐसे हैं उसको दूसरी शादी की मान्यता नहीं देते। और ऐसे किसी भी उम्र में ऐसा कुछ हो जाता है, तो मीणा समाज में एक अच्छी प्रथा है, नाता प्रथा बोलते हैं जिसको, हम्म। कि वो दूसरे, हाँ, दूसरे पुरुष के साथ में उसकी शादी की जाती है। उसमें सब सहमत होते हैं, जो पहले का ससुराल पक्ष है वो भी इसमें सहमत होता है। और अब बाल विवाह है, पहले बहुत प्रचलन में था, अब बाल विवाह रोके जा रहे हैं। तो एक नाता प्रथा बहुत अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी रीत है समाज की, वो उससे सीख लेनी चाहिए। और ये समाज में से, और आजकल जो नुक्ता प्रथा, ये जो पूरी जितनी कुरीतियां हैं, वो खत्म होने के कगार पर है, उनसे भी बाकी समाजों को सीख लेनी चाहिए। ओके। इसके अलावा क्या खान पान रहा है मीणा जनजाति का? क्या वो नॉनवेज खाते हैं या वेज खाते हैं? कुछ ऐसा अलग कोई खाना है आप लोगों का जो मतलब अन्य समाजों को खाना चाहिए? बिल्कुल सर, आज भी जो समाज है पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, शाकाहारी है शुद्ध रूप से। सबके सब है जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, जो भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है वो आज भी घर पे उगा करके, हम मार्केट का या बाजार का जो भी सामान है वो नहीं लेके आते। सारी फल सब्जियां, जो भी जरूरतमंद की चीजें वो गाँव में उगाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जब कोरोना काल आया था, दुनिया के लिए वो तबाही का वक्त था, लेकिन हमारे समाज और हमारे लिए उस वक्त सारे ऑफिस, सारे कार्यालय बंद थे, इसलिए हमें मजबूरन घर पे रहना पड़ा था। लेकिन वो वक्त हमें ये नहीं पता लगा, एक पूरी दुनिया जिस वक्त हाहाकार मचा रही थी, अपने आप में परेशान हो रही थी, तो हम घर पे रह करके इतना कुछ खाने का विकल्प थे, इतना मस्ती हुई थी कि, और घर पे तो सब क्वारंटाइन ही थे, अपने घर में सब रह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं आ रहा, तो स्वतः ही वो क्वारंटाइन थे, उसका भी पालना हो रही थी। और उस दौर में घर में जो पैदा होने वाली चीजें, गेहूं है, बाजरा है, जो मक्का है, चावल है, ये सब बना बना करके वहीं पे खाते थे। और सामान्य रूप से शाकाहारी रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए सारी सुविधाएं वहीं पे मिला करती थी। साग सब्जी, बथुआ, आज जितने भी घास, अब स्वतः ही कहीं हम उगाते नहीं है, हमारे जो खेती करते हैं उसमें ऐसी कई सारी फसल होती है, ऐसे कई सारे सब्जियां होती है जो कि बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो स्वतः ही हमें उपलब्ध होती है, वो हम खाते हैं। जैसे केर है, केर की सांगरी है, वो बाजार में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन हमारे वो टूट करके ही गिर जाती है, और उसका ज्यादा जितना खुद उपयोग कर सके उतना करते हैं, और बाकी जितनों को स्वतः ही फ्री दे दिया जाता है। एक और विशेषता बताऊं सर गाँव की मैं जी जी आपको, जी। कि आपको हर चीज यहाँ पर आपको पैसों में उपलब्ध होगी। और आपको उसको एक एहसान के रूप, अगर मान लो कोई दे रहा है तो एहसान के रूप में भी दिया जाएगा। लेकिन आप गाँव में कभी आओ, आप घूमो, समाज की और मीणा समाज की संस्कृति में आओ, किसी के घर में जो भी कुछ है उस वक्त, जैसे आम हो, फल फल भी होते हैं सारे, टमाटर हो, सब्जी हो, प्याज हो, खेतों में उगने वाली कोई भी चीज हो, आपको इतना स्नेह के साथ में दे करके भेजेंगे, और वो भी इतने आत्म और प्रेम के साथ में। दूध है, उसकी कोई कमी नहीं है, सब अपने घर में पशु रखते हैं, तो आपको घी दूध है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। तो ये चीज है जो अपने से जमीन से जुड़ा और अपनापन का स्नेह का अनुभव करवाती है। भले ही हम आज पैसे के रूप में कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों में खरीदी हुई चीज में आपको वो आनंद महसूस नहीं होगा जो आपको किसी के घर पे जाकर के, और आप महसूस करोगे कि यार ये देखो, बिना किसी स्वार्थ के ऐसी चीजें हैं, हमें जबरदस्ती देके भेज रहे हैं, और इनका स्नेह और आनंद है, वो वास्तविक सुकून है। इसके अलावा आपका क्या है पूजा पद्धति? मतलब आप आपके कोई लोकल देवता हैं या फिर आप वही जो हिंदू समाज में जो देवी देवता है उन्हीं को पूजते हैं? क्या है, थोड़ा सा वो भी बताइए। बिल्कुल सर, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे प्राचीन, हम पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, इसके बारे में मैं पूरी तरीके से आश्वस्त तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो आदिवासी समाज है वो हिंदू धर्म की विचारधाराओं से शुरू से अलग रहा है। हम्म। सारी चीज मान्यताएं अलग थी,
स्नेह स्नेह, जैसे आज अलग पंथ है, बौद्ध, जैन और जो सिख है, मान्यताएं लगभग, उनका तरीका लगभग हिंदू समाज की तरह ही है, लेकिन हिंदू धर्म से अलग है उनके का धर्म। वैसे ही आदिवासी समाज का भी रहा हुआ है। तो आज भी जो हमारे देवी देवता हैं वो अलग ही हैं, कुल के देवताओं को मानते हैं हम, और वृक्षों की पूजा करते हैं, खेजड़ी के नीचे थान का स्थान रखते हैं। भूमिया महाराज होता है, जो कि हमारे पूर्वज होते थे, उनमें कोई एक ऐसा शक्तिशाली आदमी पुरुष जो प्रतिनिधित्व किया करता था, उनकी पूजा करते हैं। और आज भी हम उनको मानते हैं, और वो उनकी छाया एक उसके रूप में आती है किसी मनुष्य में, या एक जगह होती है, उस जगह को मान्यताओं के रूप में उनसे आत्मीयता जुड़ी हुई रहती है, और हम आज भी उसी को पूजते हैं। तो मतलब कैसे पूजा करते हैं आप? मतलब उसमें बलि भी देते हैं या नॉर्मली पूजा होती है? नहीं सर, बलि बलि का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं है। सिर्फ उसमें है जो अपन घर में बनाने वाले पकवान, जैसे हमारे गांव में अधिकतर खीर और पुआ, जो पुए होते हैं गेहूं के, वो बनते हैं। सामान्य रूप से जो घूगरी होती है, गेहूं और चावल को और ये चने को, जौ को भिगो करके उसमें पानी में उबालने के बाद जो फूली हुई है, वो चढ़ाते हैं। और बस सामान्य रूप से यही, और प्रकृति से उत्पन्न जैसे सांगरी है, और कोई फल आ रहा है, और बैंगन, जो भी हमने हमारी खेती में आने वाली पहली चीज है, जैसे कोई टमाटर आया है, गेहूं की बाली आ रही है, बाजरे का सिट्टा आ रहा है, उसको तोड़ेंगे और अपने देवता के चढ़ाएंगे सबसे पहले, मतलब जिसको मानते हैं। ये एक सम्मान की बात होती है, और वो एक अच्छा महसूस करवाती या दूध भी चढ़ाते हो आप? दूध जैसे कि आपके मतलब जब गाय का बच्चा होता है उसके बाद पहली बार जो दूध निकलता है वो भी चढ़ाते हैं? है उसका। सर उसके चढ़ाते नहीं है, जैसे उसको खीरुंडी बोलते हैं हमारी भाषा में। हाँ हाँ। उसको जब पहली बार पहला होता है, उसको किसी और को देने के बजाय, बेचने के बजाय, हम उसको घर में ही एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे अपन कोई त्योहार मनाते हैं, वैसे एक खीरुंडी बोलते हैं कि हमारी खीरुंडी चढ़ाई है। तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, आसपास के लोग हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, उसके खीर पकवान पुए, जो भी उससे दूध से बनने वाली वस्तुएं, वो बनाते हैं, और फिर उसका भोग लगाते हैं उस स्थान पर। और उसके बाद हम आराम से सबको खाना खिला करके, फिर उसके बाद मान लेते हैं कि अब है जो आगे इस दूध का कुछ भी उपयोग किया जा सकता है, बेचने के हिसाब से, घी निकालने के हिसाब से, ऐसा करते हैं सर, दूध नहीं चढ़ाते। ओके। इसके अलावा जो आपका शादी का प्रचलन है, मतलब कि मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे आदिवासी समाज में क्या है कि वो बुआ के या मामा के या मामी के उनमें शादी कर लेते हैं। क्या आपका क्या ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ आपकी शादियां हो सकती है, कैसे होते हैं? क्या सर गोत्र दूर वोत्र दूर देखते तक हैं शादी में? आप कुंडली मैच करते हैं? सारे जितने भी साइंटिफिक रीजन है ना, जैसा अपन पढ़ते हैं कि ब्लड रिलेशन में शादियां नहीं होनी चाहिए, उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो जी। वो पूरे के पूरे हमारा मेना आदिवासी समाज पूरे तरीके से फॉलो करता है। मुझे तो ये लगता है कि शायद जो हम फॉलो करते हैं वो कोई भी समाज करता ही नहीं होगा। हम सर चार गोत्र उठाते हैं, चार गोत्र में शादी नहीं करते। एक तो मेरी मम्मी के गोत्र का कहीं भी हो, वो उससे शादी नहीं हो सकती। मतलब किसी भी दुनिया में रह रहा हो, वो मेरी मम्मी का गोत्र का है, तो उससे शादी नहीं हो सकती। एक मेरे पापा का गोत्र, मतलब स्वयं का गोत्र हो गया, उससे शादी नहीं हो सकती। एक मेरी दादी का गोत्र, जो कहीं भी हो, उससे शादी नहीं हो सकती। एक मेरी नानी का गोत्र, उस कहीं भी हो, उससे शादी नहीं हो सकती। तो चार गोत्र हम हटाते हैं, तो मूल रूप से तो आप देख सकते हो कि चार गोत्र हटाने के बाद कितनी चीजें बच जाती है। जो दूर दूर तक का रिश्ते में वो भाई बहन नहीं हो सकते, तो वहां पे हमारी शादी नहीं हो सकती सर, चार गोत्र हटाते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं बतौर अध्यापक और एक सैनिक के तौर पर, कि आप देश के प्रति कैसे ईमानदार बने, और एक अध्यापक के तौर पर कि देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए सर, हम एक इंसान के रूप में, हमारी भारतीय परंपरा के रूप में, अपने राष्ट्र की समृद्धि के रूप में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि खुद के प्रति ईमानदार रहो। हम दूसरों से हमेशा अपेक्षा करते हैं कि काश जो तंत्र बदल जाए, सिस्टम ही ऐसा है। हम हर बात में ये बोलते हैं कि सब जगह सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन सिस्टम अपना ही हिस्सा है। अपन खुद में बदलाव ला करके ही दूसरे में बदलाव देख सकते हैं। इस दुनिया में या इस भारत में या इस तंत्र में सिर्फ आजकल वक्त ऐसा आ गया, वही अच्छा बच रहा है जिसको बुरा करने का अवसर नहीं मिल रहा हो। नहीं तो किसी ना किसी तरीके से जिसके पास थोड़ी सी भी सत्ता आ रही है, वो भूल जा रहा है कि मेरे पास क्या शक्ति है। उस शक्तियों का वो अलोकतांत्रिक तरीके से उपयोग कर रहा है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि फोर्स में रहते हुए मैंने जो सीखा है, अनुशासित रहना चाहिए, खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, हम अपने काम के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं वो ध्यान में रहना चाहिए।
अपन अपनी एक मानसिकता ऐसी बनी हुई है समाज में, मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि अपन क्या है कि जो अपना जो प्रणाली बनी हुई है आदेशात्मक रवैया अपनाने की बनी हुई है। और हम विदेशों में इस चीज के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं कि एक शाखाओं में जुड़े हुए हैं, और जब तक ऊपर वाला कोई दबाव नहीं देगा या दबाव नहीं डालेगा या कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो हम उस काम को नहीं करते। आज हम हेलमेट क्यों लगाते हैं यार? आगे सामने पुलिस वाला मिल जाएगा, वो पकड़ लेगा, अपना चालान हो जाएगा, तब हेलमेट लगाते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए कोई हेलमेट नहीं लगाता। हम रिश्वत देते हैं कि अपना काम जल्दी से हो जाए। हम सब जगह पर दबाव सहन कर रहे हैं, दबाव के अंदर रहने के अब आदी हो रहे हैं। तो इस चीज से निकल करके हम अपने जो खुद के जहन में अपने प्रति ईमानदारी रहनी चाहिए, अपना कर्तव्य है, अपन जो काम कर रहे हैं उसके प्रति शिद्दत से अपना काम करते रहना चाहिए। अपन जो दे सकते हैं, जिस काम के लिए लागू है, उसमें अपना 100% देना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ, एज ए शिक्षक रहते हुए भी और एज ए फोर्स का जवान रहते हुए भी, कि हम अपना काम है ईमानदारी से करें। सामने वाला क्या कर रहा है, स्थितियां क्या है, उस पर ध्यान देने के बजाय। और मैं पूरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कर सकूं। राजस्थान में मीणा समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है। आज तक कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। अगर छोड़ दें, कुछ नामों को छोड़ दे तो बस। ऐसा क्यों? सर, ये एक तरह से इतना ही कहूंगा कि एक राजनीतिक विचारधाराएं होती है, और राजनीति सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी मानसिकता सेट है। हिंदुस्तान इसी चीज पर चल रहा है, और इसलिए अपने अपने अंदर इतना वर्ग विभेदन है। और इसलिए अपन ये जो समाजों पे, वर्गों पे बात कर रहे हैं आज, यही कारण है इस चीज का कि वर्ग विभेदन और मानसिकता आज भी ऐसी बनी हुई है। तो सत्ता में कई सारे लोग ऐसे आए हुए हैं पहले भी, जो डिजर्व करते थे कि वो उच्च पदों पर जा सके, और एज ए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अच्छे पदों पर गृह मंत्री अपना प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मैं तो एक ही कारण मानता हूँ कि एक मानसिक जो जो मानसिक विचारधाराएं हैं वो आड़े आ रही है। कोई भी आप सिर्फ मीणा समाज की ही मत देखो, आप देखते हो कि उदाहरण के रूप में अपन जो वर्गीकरण की बात की जाए, SC ST OBC, ये सब जगह ही ऐसा होता आ रहा है। अब सिर्फ जैसे जाट समुदाय की बात एग्जाम्पल दूंगा, मैं उदाहरण दूंगा कि राजस्थान का शायद सबसे सख्त समुदाय होगा वर्तमान में, जो जिनका इतना प्रतिनिधित्व रहता है, उसके बावजूद भी वो अपने मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। मतलब एक जो राजस्थान के मुख्य पदों पर वो अपने समाज के लोगों को आगे नहीं ला जा सकता। तो इसका तो एक ही कारण है कि मानसिक विचारधाराएं बटी हुई है, और उनको तोड़ना। और ये कहीं ना कहीं सब समाज बिखरे हुए हैं, और इसी का जो फायदा है आज तक जो ऐसी मानसिकता वाले लोग उठाते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब सब एक होंगे, एक ताकत के साथ निकलेंगे, तो ये प्रतिनिधित्व एक किसान के, इन आदमी को, एक किसान कौम के पुत्र को वहां पे मौका मिलेगा। वो चाहे मीणा हो, जाट हो, SC हो, किसी भी कैटेगरी से आता हो, लेकिन वो किसी को नहीं मिल पा रहा है ऐसा, और उनको मिलना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है जयदीप पत्रिका को। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास 30 सेकेंड है, तो आप कह सकते हैं। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस ये मंच प्रोवाइड करवाया। ये मेरा पहला मंच था, हो सकता है मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ या मैं सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अभिव्यक्त करने में मैंने पूरी कोशिश की है। आपका ढेर सारा धन्यवाद, और मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद साहब।